गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल केमिस्ट्री विद फन में। हमारी जो यूनिट चल रही थी वो केमिकल काइनेटिक्स चल रही थी, आपकी क्लास 12 की थर्ड यूनिट। इसके लास्ट के 2 टॉपिक बचे हैं, आज आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके अंदर पढ़ा था आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, आपके रेट ऑफ रिएक्शन पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। आज हम पढ़ेंगे कैटलिस्ट के बारे में और कोलाइजन थ्योरी, जो कि आपका लास्ट टॉपिक है। तो कैटलिस्ट का आपके रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो आज हम इसी टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अपने टॉपिक पर चलने से पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो पढ़ते हैं कैटलिस्ट के बारे में, यानी कि इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैसे कैटलिस्ट आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है वो हम अब पढ़ते हैं। कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज। यानी कि जो आपका कैटलिस्ट है वो एक सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस होता है जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज, यानी खुद के अंदर कोई भी केमिकल चेंज परमानेंट नहीं रखता है, केवल पार्टिसिपेट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने में। कैटलिस्ट का काम सिर्फ इतना ही होता है कि आपके जो है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दे, यानी कि हेल्प कर दे आपकी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाने, यानी केवल उंगली लगाने का काम आपका केवल कैटलिस्ट करता है। यहाँ आपकी एक रिएक्शन दे रखी है MnO2 इसका एग्जांपल, यानी MnO2 एक कैटलिस्ट है। 2KClO3 MnO2 की प्रेजेंस में KCl प्लस O3 मिल गया, यानी प्रोडक्ट में तो आपका कोई Mn यानी मैग्नीज कोई नहीं मिला। तो केवल क्या करता है, ये केवल रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, केवल हेल्प करता है आपकी रिएक्शन को प्रोसीड करवाने में। तो MnO2 केवल आपको उंगली लगाने का काम करता है, या आपकी पड़ोस वाली आंटी वाला काम करता है। जैसे आपकी पड़ोस वाली आंटी है, घर में आएंगी, उंगली लगाएंगी, और जो घर की औरतें हैं आपस में बस समझ जाओ तुम्हें। तो ये MnO2 उसका काम करता है, नहीं ये कैटलिस्ट है, वो केवल उसी का काम करता है, आपका उंगली लगाने का काम। तो कैटलिस्ट पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन बाय फॉर्मिंग टेम्परेरी बॉन्ड विद द रिएक्शन, टेम्परेरी बॉन्ड विद द रिएक्टेंट रिजल्टिंग इन इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। कैटलिस्ट पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में, क्या करता है, टेम्परेरी बॉन्ड बनाता है। इंटरमीडिएट जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था इंटरमीडिएट के बारे में, जब वो कॉम्प्लेक्स बनता है आपका, वहां पर एक टेम्परेरी बॉन्ड बनाता है और फिर अपने आप को वहां से रिड्यूस कर लेता है ताकि आपका प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाए। तो वहां से केवल इतना ही काम करता है। ये एक अल्टरनेटिव पाथवे देता है आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच में, एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करके। आपकी एक्टिवेशन एनर्जी रिड्यूस हो जाती है और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो अगली लाइन यही कहती है कि इट इज क्लियर फ्रॉम द आर्हेनियस इक्वेशन दैट लोअरिंग द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा जब आपकी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी। यानी एक्टिवेशन एनर्जी कम करेगा और क्या होगा, आपका रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, और रेट कांस्टेंट से आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। आरएनएस इक्वेशन क्या थी आपकी, ए की पावर माइनस के EA अपॉन RT, ये थी आपकी इक्वेशन। तो माइनस के EA यानी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू अगर घटी तो ये -5 थी, और घटने पर क्या होगी, -2 ये वैल्यू आई। तो एक तरीके से आपकी वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है ना, एनर्जी की वैल्यू घटी लेकिन जो है वैल्यू -5 से -2 गई, तो आपकी वैल्यू है वो तो इंक्रीज हो रही है। तो वैल्यू इंक्रीज यानी कि रेट कांस्टेंट इंक्रीज, रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो ऐसे आपके रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है आपका कैटलिस्ट। एक ग्राफ के जरिए से इसको समझते हैं। ये जो आपका ग्राफ है, अगर यहां से आपका रिएक्टेंट बना और प्रोडक्ट ये कंप्लीट हुआ, तो यहां से क्या हुआ, इंटरमीडिएट यहां फॉर्म होगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये होगा आपका विदाउट कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी, विदाउट कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी, बिना कैटलिस्ट के यूज किए हुए। ये आपका रिएक्टेंट, यहां आपका बन गया प्रोडक्ट। और जब हमने कैटलिस्ट यूज किया तो वो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। ये होगा आपका विद कैटलिस्ट, यानी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, इतना गैप आपका एक्टिवेशन एनर्जी में आ जाएगा। तो ये आपका इफेक्ट करता है कैटलिस्ट। और बाकी ये टॉपिक यानी आपके इफेक्ट जरूर पूछे जाते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कौन कौन सी चीजें करती हैं आपके, है ना, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और कैटलिस्ट। तो ये एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो इसके बारे में और भी अगर चीजें आप जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं उतना ज्यादा पढ़ लीजिए, लेकिन आपका इफेक्टिव जो है वो इतना भी काफी है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है आपकी कोलाइजन थ्योरी। तो
तो चलते हैं अब इस यूनिट के लास्ट टॉपिक पर, दैट इज कोलाइजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि कोलाइजन थ्योरी आपकी केमिकल रिएक्शन की। इसके अंदर भी आपकी इक्वेशन बनती है जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को निकालती है। तो चलिए पढ़ते हैं कैसे इसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्ट होता है, कैसे उसकी इक्वेशन बनती है। तो ये जो कोलाइजन थ्योरी है, मैक्स ट्रोच और विलियम लुइस नाम के दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको प्रपोज किया था। तो ये थ्योरी क्या कहती है? इट इज बेस्ड ऑन अ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर बेस्ड है। According to this theory, the reactant molecules are assumed to be hard spheres and reaction is postulated to occur when molecules collide with each other. यानी कि इन्होंने क्या कहा कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको इन्होंने एज्यूम किया एज अ हार्ड स्पेयर। इन्होंने इनको एज्यूम किया एक हार्ड स्पेयर के तरीके से। एंड रिएक्शन इज पोस्टुलेट टू अकर व्हेन मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर। और आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं तो आपकी रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने ये बताया। अब नेक्स्ट है आपका द नंबर ऑफ कोलाइजन पर यूनिट सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर आर नाउन एज कोलाइजन फ्रीक्वेंसी। कोलाइजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी? पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट सेकंड में जितने नंबर ऑफ कोलाइजन आपके हो रहे हैं वही आपकी कोलाइजन फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे एक एग्जांपल बता दूं आपको, ए बी आपके दो रिएक्टेंट हैं, इनसे मिलकर एक प्रोडक्ट बना, ठीक है। तो ये जो आपके हैं इनकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी आपकी रेट इज इक्वल टू जेड ए बी ई की पावर माइनस के ई ए अपॉन आर टी। ये आपकी आरएनएस इक्वेशन इसके अंदर ही है। तो ये जेड ए बी है आपकी, यानी कि कोलाइजन फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट ए एंड बी। ये आपकी इक्वेशन होगी, इसकी रेट निकालने। तो ये आपकी कोलाइजन फ्रीक्वेंसी होगी। अब पढ़ते हैं आपका इफेक्टिव कोलाइजन कैसे होता है। अब पढ़ते हैं इफेक्टिव कोलाइजन के बारे में, यानी कि इफेक्टिव कोलाइजन आपका होता क्या है। जो भी हमने इक्वेशन पढ़ी आपकी रेट ऑफ रिएक्शन कोलाइजन फ्रीक्वेंसी ई की पावर माइनस के ई ए अपॉन आर टी, इससे आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं फॉर सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिए इजिली फेयरली। आप इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा, आपकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन जो आपके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर कुछ डेविएशन देखने को मिलता है। जब आपके कोई भी रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करते हैं तो जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर थोड़ा सा डेविएशन देखने को मिलता है। सभी मॉलिक्यूल्स तो आपके कोलाइड करके प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, तो इस वजह से आपका जो है ये डेविएशन देखने को मिलता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के लिए। तो एक प्रॉपर काइनेटिक एनर्जी में, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में, एक प्रॉपर पाथवे में जो आपका कोलाइजन होता है वो ही आपका इफेक्टिव कोलाइजन होता है। जैसे ए फैसिलिटेट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन रिएक्टिंग स्पीसीज एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड टू फॉर्म अ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड इफेक्टिव कोलाइजन। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, रिएक्टिंग स्पीसीज का जो बॉन्ड है वो टूटना और आपका फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, नया बॉन्ड बनना प्रोडक्ट के साथ में, वही आपका इफेक्टिव कोलाइजन होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। ब्रोमोइथेन का एक एग्जांपल लेते हैं, दैट इज सी। ये आपके 3H इस बॉन्ड से जुड़े हैं और आपका Br प्लस इसके साथ हमें क्या करना है, OH इसके साथ हमें कोलाइड करना है, यानी कि दो रिएक्टेंट लिए हैं, इनका प्रोडक्ट बनाना है। तो इसकी दो कंडीशन आती है। कैसे? फर्स्ट कंडीशन आपकी आएगी कि ये जो आपके 3 बॉन्ड है H हाइड्रोजन, ये तो एज इट इज रहेंगे। ये आपका Br जो आता है, यानी कि ब्रोमाइन जो आपका होता है, ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव और पॉजिटिव तो आपस में कोलाइड करते हैं, तो ये आपस में बॉन्ड है। अब मिलाया जैसे हमने, अब जैसे हम इसके अंदर OH मिलाएंगे तो OH भी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। एक OH के पास क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो निगेटिव और निगेटिव तो आपस में नहीं मिलेंगे, तो एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, ये डेविएट कर जाएंगे, यानी कि रिपेल कर जाएंगे। तो इस कंडीशन में आपका नो प्रोडक्ट, यानी कि इस कंडीशन में आपका कोई प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। ठीक। अब सेकंड कंडीशन इसकी क्या आती है, अगर हम इसको यहां पर अटैच करें, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है और ये भी, जो हाइड्रोजन इसमें अटैच है ये भी पॉजिटिव है और OH यहां पर निगेटिव। तो निगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं।
तो इजिली इसके साथ में कंबाइन हो जाएगा और यहाँ पर आपका ब्रोमाइन निगेटिव। तो ये जो कंडीशन है ये आपकी इंटरमीडिएट की कंडीशन है। यहाँ पर अनस्टेबल इस टाइम पे ये आपका कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जिसे हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। बाद में क्या होता है, ब्रोमीन इससे रिड्यूस हो जाता है और आपका प्रोडक्ट बन जाता है OH, CH, H और CH। ये आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा स्टेबल कंडीशन में। तो आपकी दो कंडीशन हुई। तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के लिए आपका डेविएशन देखने को मिल जाता है। इस वजह से आपका ये जो है कोलाइजन जो है कंप्लीट नहीं हो पाता। तो एक प्रॉपर काइनेटिक एनर्जी के साथ प्रॉपर आपका एक पाथवे में और प्रॉपर मॉलिक्यूल्स प्रॉपर ओरिएंटेशन में आपका एक प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो रहा है, तो यही आपका एक इफेक्टिव कोलाइजन होता है। ये जो आपका प्रोडक्ट यहाँ पर बना, तो ये आपका इफेक्टिव कोलाइजन हो गया। अब इसके अंदर यानी कि आपका जो प्रॉपर ओरिएंटेशन में प्रॉपर काइनेटिक यानी एक अच्छी तरीके से आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके लिए एक फैक्टर लिया जाता है जिसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, पी फैक्टर कहते हैं, स्टेरिक फैक्टर भी इसे हम बोलते हैं, स्टेरिक फैक्टर, क्योंकि आपका जो इफेक्टिव कोलाइजन हो रहा है उसकी वजह से ये फैक्टर लिया गया है। तो ये जो इक्वेशन आपकी बन जाती है फिर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू PZ AB e की पावर माइनस के EA अपॉन RT, ये आपकी इक्वेशन आती है। तो आपका ये जो कोलाइजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन है ये यहीं पर फिनिश होती है। बाकी इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी आए इस थ्योरी के, क्योंकि जब आपका कुछ कानून बनेगा तो टूटेगा भी, उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज करने भी पड़ेंगे। तो इसी वजह से आपके कुछ ड्रॉबैक भी आए, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपका इतना ही आपके लिए इनफ है क्लास 12th में। तो पढ़िए इसको अच्छे से। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।